ऑलराइट, तो आज हम कर रहे हैं कि 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और किस तरह के आंसर्स हमें लिखने चाहिए, ठीक है? तो अब अगर आपके पास आँखें हैं तो आपको दिखाई देगा कि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया है और ये क्वेश्चन मैंने उठाया है सीबीएसई के सैंपल पेपर से इस साल के, ठीक है? और उसका मैंने यहाँ पे एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है? बट हमारा काम ये नहीं है कि हम समझें कि इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या होगा। हमारा काम है समझना कि ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या हमसे बातें एक्सपेक्ट की जाती हैं और उसका आंसर हमें बेसिकली लिखना कैसे है, उसमें कौन-सी चीज़ें आनी चाहिए, कौन-सी बातें हाइलाइट करनी चाहिए, ठीक है? अब अगेन ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, ये सिर्फ़ मेरा अपना पर्सनल अप्रोच है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें तो स्कूल में एनालिटिकल पैराग्राफ ऐसे सिखाया था, हमें तो हमारे कोचिंग पे हम बताया था कि एनालिटिकल को ऐसे स्टार्ट करना है। अगेन वो अप्रोचेज़ सही हो सकते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? बट मैं ट्राई कर रहा हूँ एक ऐसा अप्रोच लेके आने का जो हम लोग कॉमनली सब पे अप्लाई कर सकें या जो ज़्यादा एग्ज़ाम में नेचुरल लगे। तो इसलिए मुझे वो क्या मेरी आदत है पैटर्न्स को ऑब्ज़र्व करना। मुझे हर बात में एक पैटर्न चाहिए होता है, ठीक है? जिसके बिना आई फ़ील डिसओरिएंटेड। तो मैं क्या करता हूँ ना कि अगर मैंने कोई भी एक सैंपल आंसर पढ़ा जो सीबीएसई की तरफ से है, तो मैं उसमें पैटर्न ढूँढने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कौन-सी चीज़ें आई हैं, कौन से एलिमेंट्स ऐसे आए हैं, बिगिनिंग कैसा है उसका, एंडिंग कैसा है उसका मिडल में क्या लिखा हुआ है, इस लाइन के बाद कौन-सी लाइन आ रही है। तो मुझे वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करने की बहुत आदत है, जिसकी वज़ह से मुझे एक पैटर्न चाहिए होता है। तो वो सिर्फ़ मैं अपना पैटर्न जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट डज़न्ट मीन कि जो अप्रोचेज़ आपको स्कूल या कॉलेज में या सॉरी कोचिंग में बताए जाते हैं वो गलत हैं, ठीक है? वो भी अपनी जगह पे सही हैं। ये सिर्फ़ मेरा अप्रोच मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो अब देखो, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज़ द यूज़ ऑफ रिपिटिशन इन द पोएम अमांडा ब्रिंग आउट द प्रेशर्स फेस्ड बाय अमांडा द पोएम्स सेंट्रल आइडिया, ठीक है? पहले तो मुझे पूछा है कि यूज़ ऑफ रिपिटिशन को समझाओ, ठीक है? एंड पोएम के सेंट्रल आइडिया को थोड़ा बताओ, ठीक है? तो मैं इसका आंसर बिगिन कैसे करूँ, ठीक है? तो इसमें ना बेसिकली आपको 4 से 5 सेंटेंस लिखने हैं। ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, अच्छा ये बाय द वे मेरे कमेंट्स में एक स्टूडेंट था जिसने एक बहुत अच्छी टिप मेरे साथ शेयर की। उन्होंने बोला कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो 6 लाइन्स के एंड 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अप्रॉक्सिमेटली 12 लाइन्स के, मतलब नंबर ऑफ मार्क्स को आप लाइन से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6 कर दो और 6 इंटू 2 12 लाइन्स कर दो, ठीक है? तो आप लोग एक बार अपनी हैंड राइटिंग में ये जो मैंने आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया ना, अपनी हैंड राइटिंग में एक बार ये लिख के देखना पेपर पे कि कितना उसका लेंथ आ रहा है, तो वही लेंथ आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, ठीक है? क्योंकि मैं एक कॉमन लेंथ नहीं बता सकता आंसर का एग्जैक्टली कि 6 लाइन्स होगा, 7 लाइन, मे बी किसी की हैंड राइटिंग बहुत ही ब्रॉड होती है, तो वही 6 लाइन्स का जो आंसर है वो 10 लाइन्स तक चला जाता है। किसी की हैंड राइटिंग बहुत शॉर्ट होती है, तो वही 6 लाइन्स का आंसर आपको 4 लाइन्स में दिखेगा। तो हम लोग एग्जैक्ट एक लेंथ नहीं बता पाएँगे, बट आप लोग अपनी एक एवरेज फाइंड कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 मार्क्स का जो आंसर होता है वो इतना सफिशिएंट होता है, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आंसर आप एक बार पेपर पे लिख के देखो एंड सी के आपके हिसाब से वो लेंथ कितनी आ रही है, तो उतना ही आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में लिख के आना है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पहला जो स्टेटमेंट होना चाहिए, पहला जो लाइन होना चाहिए, पहला सेंटेंस जो होना चाहिए, ठीक है? उसमें आप डायरेक्ट आंसर दोगे, ठीक है? मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उसका आप डायरेक्टली बताओगे, ठीक है? अब उस लाइन को बिगिन कैसे करना है या कैसे दिखाना है कि हम क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो उसके लिए आप ये कुछ लाइन्स बिगिनिंग में ये फ्रेजेज़ हैं कुछ, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मतलब लाइन के बिगिनिंग में ये फ्रेजेज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि द कैरेक्टर हाइलाइट्स, या फिर द इवेंट हाइलाइट्स, या फिर द लाइन हाइलाइट्स, या फिर हमारे क्वेश्चन में है कि द रिपीटिशन हाइलाइट्स, ठीक है? या फिर द पोएम एम्फसाइजेस दिस रिएक्शन रिवील्स, फिर उसके आगे आप उस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमने अपने आंसर में इस बात को यूज़ कैसे किया है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें जो यूज़ ऑफ रिपीटिशन है, ठीक है? वो कैसे दिखाता है कि अमांडा के ऊपर प्रेशर है, ठीक है? तो हमने उसका डायरेक्ट आंसर देखो क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक उसका डायरेक्ट आंसर है, ठीक है? द रिपीटिशन हाइलाइट्स द कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस इम्पोज्ड ऑन अमांडा, ठीक है? तो हमें ये रिपीटिशन दिखा ही क्या रही है कि हमने अमांडा के ऊपर कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस इम्पोज करके रखे हैं, मतलब उसके ऊपर फोर्स करके रखे हैं, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड लाइन है, ठीक है? सेकंड लाइन में आपको दिखाना है एविडेंस, कि मतलब आप ये बोल तो रहे हो, ये जो भी आपने लाइन 1 में बोला, ठीक है? आप बोल तो रहे हो कि ये चीज़ हमें पोएम में दिखाई दे रही है, ठीक है? लेकिन आपको कैसे दिखाई दे रही है? आपका उसके पास एविडेंस क्या है? क्या टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है तो उसका रेलेवेंस बताओ, ठीक है? यही आपका रेलेवेंस होता है कि आपने आंसर में ये नहीं बताया कि अमांडा छोटी बच्ची हो क्या, आपने आंसर में क्या बताया कि जो आपने हमसे पूछा है, हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। बिकॉज़ ये बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जिनको स्पेशली आंसर्स लिखने नहीं आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना, वो एक चैप्टर की पूरी स्टोरी लिख के आते हैं वहाँ पे। एक चैप्टर को पूरा समराइज़ करके लिख के आते हैं कि बस पेज भरना है हम लोग को एंड दे एक्सपेक्ट कि उस पे मार्क्स मिल जाते हैं। नहीं मिलते उस पे मार्क्स, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आपको यू हैव टू एब्सोल्युटली मेक श्योर कि जो आपसे पूछा गया है, आप उसके रेलेवेंट ही आंसर लिखते हो,
ठीक है। वो रेलेवेंस मैं आपको इसमें दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ और ये जो लाइन्स हैं इनमें रेलेवेंस थोड़ा ज़्यादा दिखता है, ठीक है। अगर आपको रेलेवेंस दिखाने नहीं भी आता ना, तो जब आप इन लाइन्स के बारे में सोचोगे या इन फ्रेजेस के बारे में सोचोगे, तो आपको एक हल्की सी आइडिया होनी चाहिए कि इसके बाद मुझे क्या लिखना है, ठीक है। तो हमने लाइन 1 में क्या लिखा, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दिया कि इसमें रिपीटेशन कैसे है, ठीक है। अब उसका हम लोग एविडेंस देंगे, ठीक है, कि हमें कैसे पता कि ये चीज़ हो रही है चैप्टर में या पोएम में, तो हम उसका एक लाइन दिखाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक में से एक लाइन ऐसा दिखाएंगे या टेक्स्ट बुक में से एक बात ऐसी दिखाएंगे कि जिससे हमें पता चल रहा है कि वाकई यहाँ रिपीटेशन की वजह से उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो वो सेकंड लाइन देखो, मैंने यहाँ पे टेम्पलेट को ऐसे यूज़ किया है, कमांड्स लाइक नॉट बाइटिंग नेल्स एंड सिटिंग प्रॉपर्ली शो पेरेंटल कंट्रोल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहली लाइन में क्या दिखाया था कि उसके ऊपर कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस इंपोज किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता कि कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस इंपोज किए जा रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पोएम हमें दी हुई है उसमें उसे ऐसे कमांड्स दिए जा रहे हैं, कमांड्स लाइक नॉट बाइटिंग नेल्स एंड सिटिंग प्रॉपर्ली, जिसके उसके ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है, जो पेरेंटल कंट्रोल लगाया जा रहा है, वो हमें दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस पे। थर्ड सेंटेंस है हमारा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मतलब जो एक्शन हमने सेकंड लाइन में दिखाया कि देखो टेक्स्ट बुक में ये एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस एक्शन का मीनिंग क्या है। जैसे कि हम लोगों ने अपने आंसर में सेकंड स्टेटमेंट में दिखाया कि उसको ये कमांड्स दिए जा रहे हैं, डोंट बाइट नेल्स, डोंट गो आउट लेट एट नाइट, क्या मतलब आपको 11 बजे के बाद पार्टी पे जाना है। ये जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनका मीनिंग क्या है या उसका साइकोलॉजिकल असर क्या है, ठीक है। तो वो लाइन को दिखाने का तरीका क्या है कि आप उस लाइन को ऐसे बिगिन कर सकते हो, दिस सजेस्ट्स दैट या दिस रिफ्लेक्ट्स दैट, दिस इंडिकेट्स दैट, ठीक है। अब इस टेम्पलेट को हमने अपने आंसर में कैसे यूज़ किया है वो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अब देखो ये हमने लिखा कि यहाँ पे कमांड्स उसके ऊपर ऐसे हैं, ठीक है। तो उसका साइकोलॉजिकल असर क्या है, दिस सजेस्ट्स हर लैक ऑफ फ्रीडम एंड सप्रेस्ड फीलिंग्स, ठीक है। अगेन आप नोटिस करो कि हमने कैसे आंसर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, हर लाइन को दूसरी लाइन के साथ कनेक्ट किया है। कोई भी लाइन आपको रैंडम नहीं फील होनी चाहिए कि कुछ भी आंसर उठा के मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया, यहाँ पे फिर उसका मैंने एविडेंस दिया है, फिर यहाँ पे उसका मैंने साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाया है, ठीक है। तो एवरी लाइन मीन्स समथिंग, एवरी स्टेटमेंट मीन्स समथिंग। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। लाइन 4 में क्या है, लाइन 4 में आपको ये जो भी आपने आंसर लिखा है उसको आपको पोम की सेंट्रल आइडिया या जो थीम है उसका उससे कनेक्ट करना है, ठीक है। कि ये जो सब हम देख रहे हैं कि ये रिपीटेशन की वजह से उसके ऊपर कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस इंपोज किए जा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। वो चीज़ हमें कैसे दिखाई दे रही है कि उसको कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो दिखाई दिए जा रहे हैं वो हमने दिखाया कि उसको कॉन्स्टेंटली बोला जा रहा है डोंट बाइट नेल्स एंड एटसेट्रा, ठीक है। फिर उसका उसके ऊपर उसका साइकोलॉजिकल असर क्या पड़ रहा है। अब इस पूरे को हम लोग मिला के बेसिकली हम लोग उसको एक आइडिया में समराइज़ करेंगे, ठीक है, कि इन सब का क्या मतलब निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको हम लोग सेंट्रल आइडिया से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस लाइन का बिगिनिंग कैसे होना चाहिए, डज द टेक्स्ट कन्वेज द थीम ऑफ, ऐसे कुछ करके हम लोग बता सकते हैं, या फिर हेंस द ऑथर शोज समथिंग, ऐसे करके आप उसको आगे थीम को दिखा सकते हो, ठीक है। अब इस लाइन को हमने अपने आंसर में कैसे यूज़ किया है, देखो हमने यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट जो लिखा था, ठीक है, कि ये साइकोलॉजिकल असर हमें दिख रहा है, ठीक है, कि लैक ऑफ फ्रीडम एंड सप्रेस्ड फीलिंग, ठीक है। तो हमें क्या पोएम दिखा रही है, दस द पोएम प्रेजेंट्स द थीम ऑफ, अगेन मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिखना चाहिए कि इसमें मैं लाइन में थीम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये लाइन पहले आनी चाहिए, ठीक है। द पोएम प्रेजेंट्स द थीम ऑफ, अब इसमें थीम क्या है। अब थीम ढूंढने के लिए मैं पूरी पोएम को एक साथ एनालाइज करूंगा और मैं उसमें फाइंड करने की ट्राई करूंगा कि उसमें थीम क्या है, ठीक है। जैसे हमारे में इस क्वेश्चन में अमेंडा वाली जो पोएम है उसमें हमारा थीम है चाइल्डहुड ऑपरेशन एंड डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है ना, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन स्टैंजा, आपको जूम आउट करना है एंड आपको पूरे पोएम को एक साथ देख के बताना है कि इस पूरे पोएम को अगर मैं एनालाइज करने जाऊं तो इसमें मैं ये दो बातें देख सकता हूं कि इसमें चाइल्डहुड ऑपरेशन या फिर डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। उसके बाद लाइन जो हमारा ये लास्ट है उसमें यूनिवर्सल इनसाइट है, ठीक है। इसमें इट बेसिकली आपको एक जनरल आइडिया प्रेजेंट करनी है, ठीक है, कि जो पोएम में दिखाया गया है, जैसे कि चाइल्डहुड ऑपरेशन दिखाया गया है, इससे हमें ये समझ मिलती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं लिखूंगा कि मेरे हिसाब से अमेंडा को रात को 11 बजे के बाद घर नहीं निकलना चाहिए, तो वो अपने मदर की बात सुननी चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पर्सनल ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक जनरल आइडिया की बात कर रहा हूँ कि ये जनरल आइडिया हमें रियल लाइफ में कहाँ दिखती है, ठीक है। तो वो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं लाइन को, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट रिमाइंड्स अस दैट इन रियल लाइफ ऐसे होता है, या फिर दिस अप्लाइज टू सोसाइटी जहाँ पे ऐसे होता है, देयरफॉर पीपल मस्ट लर्न टू डू समथिंग, ठीक है। अगेन वंस अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप अपना पर्सनल ओपिनियन ना दिखा के इसका असर रियल लाइफ में एक जनरल पॉपुलेशन पे क्या पड़ता है, एक जनरल सोसाइटी पे उसका असर क्या पड़ता है या उससे क्या सीखने को मिलता है वो बताओ यहाँ पे, ठीक है। अब इस लाइन को हमने अपने टेम्पलेट में कैसे यूज़ किया है वो देखते हैं।
अब यहाँ पे है मेरा, देखो आंसर में मैंने लिखा है कि चाइल्डहुड ऑपरेशन और डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस जो है, ठीक है, ये जो हमें बातें दिखाई गई हैं, ठीक है, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? इट रिमाइंड्स अस दैट चिल्ड्रन नीड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट कंटिन्यूअस क्रिटिसिज्म, ठीक है, कि बच्चों को समझने की ज़रूरत है, उनको कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। समथिंग दैट वी टीचर्स लर्न एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर करियर्स व्हेन वी स्टार्ट टू डील विद चिल्ड्रन, ठीक है, तो मेरे लिए ये काफ़ी लाइन रिलेटेबल है इनफैक्ट। आई होप आपको ये आंसर और उसका टेम्पलेट समझा, ठीक है। अगेन बहुत सारे बच्चे पीडीएफ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, इसमें मुझे पता नहीं कि इसमें पीडीएफ वगैरह कैसे बनाना है। आई एम येट टू फिगर आउट द एंटायर मैकेनिज्म बिहाइंड दिस ऐप, बट इन द मेन टाइम मैं बोलूँगा कि प्लीज़ मैं यहाँ पे आपको ज़ूम आउट करके दे रहा हूँ, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ये क्वेश्चन और आंसर का यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग लाइन 1 से लाइन 1 एंड 2 का यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लो। देन यहाँ पे लाइन 3 और 4 का स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, सॉरी लाइन 4 यहाँ तक है, 3 और 4 का यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड लाइन 5 का यहाँ से आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो हम लोग लाइन लिखते हैं ना यूनिवर्सल इनसाइट का, ठीक है, जिसमें हम लोग रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये आंसर को बहुत मैच्योर फील करवाती है, बिकॉज इससे दिखता है कि बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो उसे समझ पा रहा है या उसके पीछे की आइडिया को है वो समझ पा रहा है एंड नॉट जस्ट वो बता रहा है। आपको हर आंसर में, चाहे वो 3 मार्क्स का हो या 6 मार्क्स का हो, उसमें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है कि हमने लैंग्वेज को पढ़ के, इस लैंग्वेज को समझ के हम अपनी ये आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। और एग्जामिनर्स जो भी है, बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ, कि जब भी कोई भी आपका पेपर चेक करता है तो उन्हें ऐसी लाइन्स पसंद आती हैं जहाँ पे आप अपना अंडरस्टैंडिंग दिखा सकते हो उनको, ठीक है। आई होप 3 मार्क्स का आंसर क्लियर हुआ। आई होप कैसे उसमें रेलेवेंस रखना है वो क्लियर हुआ, उसका लेंथ क्लियर हुआ एंड कैसे आपको वो टेम्पलेट यूज़ करना। अगेन इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस टेम्पलेट और नॉट। अगर आपके पास, इफ़ यू हैव अ बेटर आइडिया और अ बेटर अप्रोच टू दिस आंसर, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप वो यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ जस्ट माई वे ऑफ राइटिंग द आंसर, मैं बस उतना शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं 6 मार्क्स के आंसर पे, ठीक है। अब अगर आपके पास आँखें हैं तो आपको दिखाई देगा कि मैंने ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन उठाया है, सेम उसी सीबीएसई के सैम्पल पेपर से जो इस साल के लिए प्रोवाइड किया गया है। अगेन हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को देखें या इस क्वेश्चन के आंसर को समझें। हमारा इंटेंशन ये है कि किसी भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाएगा, सेम जो हम लोगों ने 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए किया, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली टेम्पलेट से स्टार्ट करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि टेम्पलेट मैंने कैसे यूज़ किया है, ठीक है। सेम अप्रोच जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ है, वही सेम अप्रोच आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ रखोगे। दी ओनली डिफरेंस बीइंग कि 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें 2-3 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ है? लेट्स लुक एट दैट। तो इसमें ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सॉरी, तो हम लोग को टेम्पलेट थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें पूछा है, हाउ डज द ऑथर यूज द नैरेटिव टेक्निक ऑफ मिसडायरेक्शन इन द मिडटाइम विजिटर टू एनहांस द सस्पेंस एंड द स्टोरीज अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, ठीक है। कि ऑथर ने ये जो टेक्निक है मिसडायरेक्शन का, जहाँ पे मिसडायरेक्शन का टेक्निक बेसिकली उन स्टोरीज में यूज़ किया जाता है जहाँ पे आप बोलते हो ना कि अरे लास्ट में बहुत ही अच्छा ट्विस्ट था, मतलब पूरे अगर स्टोरी में आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है एंड जो एक्चुअल स्टोरी का पर्पज़ या इंटेंशन है या जो एक्चुअली आपको दिखाया जाना है वो ट्विस्ट लास्ट में आ रहा है, तो ऐसे स्टोरीज में हम लोग बोलते हैं कि मिस डायरेक्शन का टेक्निक यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हमें हम बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा है कि वो मिस डायरेक्शन का टेक्निक यूज़ करके ऑथर ने कैसे सस्पेंस को इन्हांस किया है और उसकी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग को थोड़ा अच्छे से दिखाया है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट पे आते हैं, ठीक है। टेम्पलेट में सबसे पहली लाइन, सबसे पहला स्टेटमेंट, सबसे पहला सेंटेंस, डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन इन वन क्लियर जजमेंट, ठीक है। एक सिंगल लाइन में आप पहले आंसर बता दो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका डायरेक्टली आंसर दो, ठीक है। वो कैसे आप दिखा सकते हो? द टेक्स्ट प्रेजेंट्स, या फिर द ऑथर यूजेस समथिंग टू हाईलाइट समथिंग एल्स, द रोल ऑफ दिस XYZ कैरेक्टर इज सिग्निफिकेंट, या फिर द रोल ऑफ दिस XYZ वर्ड इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, ऐसे करके हम लोग एक डायरेक्ट आंसर दिखा सकते हैं। बट नेवर बिगिन विद द स्टोरी बैकग्राउंड। अगेन स्टोरी का बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं देना, हमें ये नहीं पूछा है कि भाई स्टोरी में बताओ क्या हो रहा है, हमें स्टोरी का एक रेलेवेंट पार्ट पूछा है और वो रेलेवेंट आंसर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि स्टोरी में जो मिस डायरेक्शन प्रेजेंट किया है उसके बारे में बताओ, तो आप ऐसी लाइंस ढूंढ के लिखो वहाँ पे जहाँ से वो मिस डायरेक्शन क्लियर है, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हाँ यार ये लाइन बराबर हमें मिस डायरेक्ट करने के लिए है आफ्टर रीडिंग दी एंटायर स्टोरी, ठीक है। तो प्लीज़ स्टोरी का बैकग्राउंड यहाँ पे मत लिख के आना जस्ट बिकॉज आपको पेजेस भरने हैं। अगर वैसा करोगे तो अगर आप 2 पेज का भी आंसर लिख के आते हो तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको उस पर कोई भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ट्राई टू बी एज रेलिवेंट टू द क्वेश्चन एज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने टेम्पलेट में अपने कैसे यूज़ किया है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को। अब मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ से लेके
यहाँ तक है, ठीक है। तो इसमें पूछा हमसे क्वेश्चन में कि मिस डायरेक्शन को कैसे यूज़ किया हुआ है, तो हमने डायरेक्टली उसका आंसर दिया है, द ऑथर यूजेस मिस डायरेक्शन टू क्रिएट सस्पेंस एंड डिलीवर एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, ठीक है, कि स्टोरी में ऑथर ने मिस डायरेक्शन यूज़ किया है, ठीक है। अब आपको इस बात को एलैबोरेट करना है, इस बात को आपको डिटेल में दिखाना है, ठीक है। आपने ये स्टेटमेंट तो लिख दिया कि हाँ बराबर मिस डायरेक्शन यूज़ किया हो, लेकिन कैसे, उसका इफेक्ट क्या है, कौन सी लाइन से ये दिख रहा है, अब वो सब बातों के बारे में आपको बात करना है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, लाइन 2 पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेथड दिखाना है। तो अगर मैंने बोला कि ऑथर ने मिस डायरेक्शन का टेक्निक यूज़ किया है, तो क्या मेथड उन्होंने यूज़ किया है, उनका अप्रोच क्या रहा है मिस डायरेक्शन दिखाने का, यहाँ स्टोरी में कैसे दिख रहा है कि आपको मिस डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उस लाइन का हम लोग स्टार्टिंग कैसे रख सकते हैं, दिस इज अचीव थ्रू ऐसे कर सकते हैं, या फिर द राइटर क्रिएट्स दिस इफेक्ट बाय ऐसे लिख सकते हैं, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्स वाई जी एंड ए बी सी शोज दैट, ऐसे कुछ हम लोग बिगिन कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। अब इस टेम्पलेट को हम लोग देखते हैं अपने मॉडल आंसर में कैसे यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे ये मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो था मिस डायरेक्शन की हमने यूज़ किया है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट शुड बी कनेक्टेड टू दैट, ठीक है। तो दिस इज अचीव्ड बाय मेकिंग द रीडर बिलीव इन अ फॉल्स एस्केप राउट थ्रू ऑसिबल्स कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो मिस डायरेक्शन हमें कैसे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक का कोई भी लाइन नहीं दिखाना है, आपको अपने वर्ड्स में यहाँ पे बताना है कि हमें मिस डायरेक्शन का पता कहाँ से चल रहा है, जब रीडर एक फॉल्स एस्केप राउट के बारे में पढ़ रहा है पॉसिबल की कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलिंग से, तो वहाँ से दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे मिस डायरेक्शन हमें दिया जा रहा है, ठीक है। अब थर्ड लाइन को देखते हैं। थर्ड लाइन में क्या, अगेन हाँ ये बात याद रखना, लाइन 2 में जैसे मैंने कहा नो नरेशन येट, मतलब कोई भी टेक्स्ट बुक का लाइन यहाँ पे उठा के नहीं बताना है, सिर्फ आपको जो आपने पहली लाइन में लिखा है उसको एक्सप्लेन करना है, उसका ही सिर्फ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब लाइन 3 में मैं क्या दिखाऊंगा, लाइन 3 में समथिंग मेरे आंसर का कभी भी ये एक मेन फोकस होता है कि जो भी मैं आंसर की बात कर रहा हूँ वो आंसर को मुझे टेक्स्ट बुक के थ्रू दिखाना है। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी आइडिया को सपोर्ट करता है कि देखो जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मैंने पहले 2 सेंटेंसेस में लिख रहा है, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेंडा जैसी छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक ऐसी लाइन बता रहा हूँ जो मेरे आइडिया को सपोर्ट करती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एम्बेडेड एविडेंस। एम्बेडेड मतलब आपने बीच में उसको प्लांट किया है, एक ऐसा एविडेंस आपने दिया है जो आपकी आइडिया को सपोर्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग करना क्या है, हमें 1 से 2 यहाँ पे ऐसे इवेंट्स लिखने हैं सेंटेंस के अंदर जो आपके पहले के 2 सेंटेंसेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी लाइन की बिगिनिंग कैसे होनी चाहिए, आप उसको ऐसे बिगिन कर सकते हो, फॉर इंस्टेंस व्हेन, या फिर दिस इज एविडेंट एज बाय मेकिंग एक्स वाई जी टू ए बी सी, उसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट इवेंट्स को प्लीज सेपरेटली लिस्ट मत करना, मतलब कोई भी इवेंट उठा के वहाँ पे मत लिखना, जो रेलेवेंट इवेंट है उसी की बात करना। आपको पूरे स्टोरी के बारे में नहीं पूछा है, आपको स्टोरी के किसी एक पार्ट के बारे में पूछा है, तो उस पार्ट के सबसे ज़्यादा रेलेवेंट जो लाइन्स होंगी टेक्स्ट बुक में, प्लीज़ वही वहाँ पे मेंशन करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लाइन 3 को हमने अपने आंसर में कैसे यूज़ किया है। अब यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, तो हमने यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या लिखा था कि मिस डायरेक्शन कैसे अचीव की गई है, ठीक है। तो वो टेक्स्ट बुक में ऐसी कौन सी बात है जो उसको सपोर्ट कर रही है, तो हमने लिखा है यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ही रिपीटेडली रिफर्स टू अ बालकनी आउटसाइड द विंडो एंड डिस्क्राइब्स पास्ट इंट्रूजन्स कन्विंसिंग मैक्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट बुक में बताया गया है इससे क्लियरली दिख रहा है कि ऑथर ने हम रीडर्स को और मैक्स को दोनों को ही मिसडायरेक्ट किया है, ठीक है। तो मिसडायरेक्शन के लिए सिर्फ उन्होंने ये बोला नहीं है कि बाहर देखो बालकनी है, ठीक है, उसको आगे एलैबोरेट भी किया है कि बालकनी की वजह से हुआ क्या था, पास्ट इंट्रूजन्स हुए थे। तो वो क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली मिस डायरेक्शन को और भी एनहांस कर रहे हैं उस बात से, ठीक है। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हमसे पूछा है कि उस सस्पेंस को एनहांस कैसे किया गया है। तो ये जो पार्ट है ना हमारा, कि उन्होंने पास्ट इंट्रूजन्स को डिस्क्राइब किया, मतलब उन्होंने सिर्फ हमें ये बात नहीं बताई कि ऐसी कोई एक गलत बात है, बट वो गलत बात को और भी हमें विश्वास दिलाने में हेल्प की है कि हम रीडर्स और मैक्स दोनों उस बात को कन्विंस हो जाए कि हाँ वाकई ये बात है, ठीक है। तो ये है आपका एनहांसिंग सस्पेंस वाला पार्ट, ठीक है, समझा। नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लाइन मेरा है यहाँ पे लाइन 5, थीमेटिक एक्सपांशन, ठीक है। तो इस अब नेक्स्ट लाइन में जो है आपको इसमें पूरे थीम की बात करनी है एक साथ, ठीक है। अगेन लाइक आई सेड कि आपको यहाँ पे जूम आउट करना है और पूरे चैप्टर को एक साथ देखना है और उसमें आपको थीम के बारे में जनरल बताना है, ठीक है। दस द टेक्स्ट कन्वेज दैट, ऐसे मैं बिगिन कर सकता हूँ, द ऑथर देयरफॉर क्रिटिक्स, वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर इट सिंपलाइजेस दिस, ठीक है। अब इस लाइन को देखो मैंने आंसर में कैसे यूज़ किया है। यहाँ पे हम आते हैं वापस लाइन 5 के ऊपर, कहाँ गया, हाँ, this reveals Ossible's intelligence as the tensions builds around whether the intruder will escape, ठीक है। Thus the story shows that mental alertness can be more powerful than physical strength,
ठीक है, ये पार्ट मेरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर का थीम क्या है बेसिकली, कि हमें मेंटली अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेंटल अलर्टनेस जो होती है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से कभी कभी ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है, ये बेसिकली मेरा थीम है, ठीक है, समझाइए। और नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली लाइन पे, लाइन 6, यूनिवर्सल इनसाइट, ठीक है। अब ये जो लाइन 6 है, मतलब इसका जो लास्ट लाइन होगा और जो 3 मार्क्स वाले आंसर का लास्ट लाइन होगा वो सेम ही है, बेसिकली दोनों में अप्रोच सेम है कि लास्ट लाइन में हम लोग यूनिवर्सल इनसाइट देते हैं या फिर वो थीम हमारे रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करती है, हमारी सोसाइटी से या हमारे ह्यूमन बिहेवियर से कैसे कनेक्ट करती है, वो दिखाना है वहाँ पे। ठीक है, तो मैं ऐसे बिगिन कर सकता हूँ, इट रिमाइंड्स अस दैट, या फिर द स्टोरी अल्टीमेटली हाईलाइट्स XYZ। ठीक है, अब इसको आंसर में देखते हैं हमने कैसे यूज़ किया है। आंसर में कहा गया, हाँ, तो इट रिमाइंड्स अस दैट द प्रेजेंस ऑफ माइंड इन डेंजरस सिचुएशंस ऑफन डिटरमाइंस सर्वाइवल मोर देन करेज और फोर्स। ठीक है, कि इस बात से, इस पूरे स्टोरी से हम समझ क्या सकते हैं, इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है डेंजरस सिचुएशंस में, ऑफन टाइम्स वही हम डिपेंड, उसी पे डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन में बचेंगे या नहीं। ठीक है, और कभी कभी वो करेज या फोर्स से ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चैप्टर पे जूम आउट किया एंड उस पूरी आइडिया को मैंने देखने की ट्राई की कि वो एक कौन सी आइडिया है जो पूरे चैप्टर पे अप्लाई करती है। ठीक है, समझाइए। आई होप ये 6 मार्क्स का आंसर क्लियर है कि कैसे लिखना है। ठीक है, अगेन एज फार एज इसकी लेंथ जो कंसर्न है, जो मैंने आपने आंसर आपको दिया है, आप अपनी राइटिंग में ये पूरा आंसर जो है एक बार अपने पेज पे लिख के देखो एंड ऑब्जर्व करो कि आपकी राइटिंग के हिसाब से वो कितने लाइंस का जा रहा है, तो एग्जाम में अप्रॉक्सीमेटली आपको उतना ही आंसर लिखना है। ठीक है, पर हाँ ऑल्सो एक बात है कि आप जिस रजिस्टर वगैरह में लिखोगे, मे बी यहाँ पे लाइन छोटी है और एग्जाम में जो आपको वर्कशीट दी जाती है वो उसकी लाइन थोड़ी बड़ी होती है, तो वो भी थोड़ा कंसिडर करना। ठीक है, या फिर आप नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि मेरे लिखी हुई लाइन में अप्रॉक्सीमेटली कितने वर्ड्स आ रहे हैं। एनीवे, बट जो भी आप लेंथ डिसाइड कर रहे हो वो एक कॉमन या कोई जनरल रूल तो मेरे पास नहीं है बताने के लिए, बट इतना है कि 12 to 15 लाइन्स का आंसर होना चाहिए। ठीक है, बट वो 12 to 15 लाइन्स आपकी हैंड राइटिंग के हिसाब से कितने लाइन्स बनेंगे, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली नंबर ऑफ लाइन्स आई डोंट थिंक काउंट किए जाते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइन्स नहीं दिखा जाता है, बिकॉज हर एक की हैंड राइटिंग अलग होती है, लाइक किसी की ब्रॉड होती है, किसी की शॉर्ट होती है, तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइन्स के हिसाब से नहीं जाते हैं, बट ये उनको, वो इतने सालों से पेपर चेक करें तो उनको एक आइडिया पड़ जाता है कि इसमें कितना आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, एंड नोबडी गोज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट। अगर आपको 120 वर्ड्स का आंसर बोला गया है तो मैं प्लस और माइनस 10 वर्ड्स आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस और माइनस 15 तक भी जा सकता हूँ। ठीक है, बट अगर मुझे बोला है 120 वर्ड्स का आंसर और मैंने 200 वर्ड्स का आंसर लिखा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे आपके। ठीक है, अगर आपने इतना आंसर लिख दिया जस्ट शो कि देखो मैंने, मुझे कितना लिखने आता है, तो उसमें उनको भी समझ में आ जाता है कि ऑब्वियसली आंसर में इतना लिखने के लिए है नहीं जितना आपने लिखा है, तो ऑब्वियसली आपने आंसर में इररेलेवेंट पार्ट्स लिखे होंगे, तो उस पर मार्क्स जाते हैं। आंसर को अपने पेज पे लिख के देखो एंड एक आइडिया लगाओ कि हमने कितना आंसर लिखा है और ये इतना ही आंसर हमें एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, बिकॉज दिस जो मैंने यहाँ पे दिखाया ना, दिस इज द परफेक्ट लेंथ फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट डायसेक्ट करके दिखाया है कि कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 6 लाइन्स या 6 सेंटेंसेस आने चाहिए, या इसमें अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 6 to 7 सेंटेंसेस, तो 6 to 7 सेंटेंसेस आने चाहिए, बट उससे ज़्यादा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगेन वेरी सॉरी, मैं PDF प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप इसका क्वेश्चन और आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, देन यहाँ पे आप लाइन 1 से लेके, आप लाइन 1 और 2 का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ लाइन 1 और 2 का। ठीक है, देन यहाँ पे आप लाइन 3 से लेके लाइन 5 तक का स्क्रीनशॉट ले लो, लाइन 3 to लाइन 5। ठीक है, देन यहाँ पे आप लाइन 6 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हुआ, आई होप थोड़ा आपको बेटर समझ में आया। वंस अगेन, देयर कैन बी मेनी डिफरेंट आंसर्स, देयर कैन बी मेनी डिफरेंट अप्रोचेस, दिस इज जस्ट माई वे ऑफ बिल्डिंग समथिंग नेचुरली, अ कॉमन अप्रोच दैट आई कैन अप्लाई टू एवरी 3 and 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको उसमें से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉमनली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीचेस। ठीक है, अब फिगर्स ऑफ स्पीच ना बहुत सारे होते हैं, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली आई डोंट नो 100 समथिंग फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता कि आप सडनली एक राइटर बन जाओ और आपको लिटरेचर लिखने आना चाहिए। आपसे एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो कॉमनली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं वो आपको एटलीस्ट आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे कॉमनली यूज्ड पहला जो होता है वो होता है मेटाफर। ठीक है, अब मुझे स्कूल में सिखाया गया था ना कि मेटाफर क्या होता है ना, वो एक तरह का कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाता है एंड स्पेशली उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है कि आप उसको कंपैरिजन में देखो कि ये जो वर्ड्स हैं लाइक, एज या फिर सच एज, ये वर्ड्स यूज़ नहीं होने चाहिए।
ठीक है? ये वर्ड्स यूज़ नहीं होने चाहिए, तो मैं उस कंपैरिज़न को मेटाफोर बोलूँगा। ये मुझे एक ईज़ी तरीका सिखाया गया था मेटाफोर आइडेंटिफ़ाई करने का, ठीक है? बट मी बीइंग वेरी क्यूरियस, मुझे ये तरीका समझ में नहीं आता था कि सिंपली मैं वर्ड को देखूँ एंड मेटाफोर बोल दूँ। तो मुझे चाहिए था कि मुझे मेटाफोर का मीनिंग पता होना चाहिए, तो मैं उसको और ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाऊँगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे ना आप एक बात समझ लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब आपको एक लाइन देता हूँ कि शी इज़ ड्राउनिंग, मतलब वो डूब रही है, ठीक है? दिस इज़ नॉट अ मेटाफोर, ये मेटाफोर नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ ये चीज़ सच में हो सकती है, सच में हो सकती है ना, कोई सच में डूब सकता है ना, ठीक है? बट अगर मैंने आपको बोला शी इज़ ड्राउनिंग इन अ सी ऑफ टीयर्स, वो आँसुओं की नदी में बह रही है। अब ये चीज़ सच में हो सकती है क्या? कोई सच में आँसुओं की नदी में बह सकता है क्या? ठीक है? तो मेरे हिसाब से ना मेटाफोर को आइडेंटिफ़ाई करने का सबसे ईज़ी तरीका क्या होता है? आप एक ऐसी लाइन को पकड़ो जिसकी मीनिंग सच में पॉसिबल नहीं है। ठीक है? अगर शेक्सपियर की हम लोग एक लाइन देखते हैं, शेक्सपियर की बहुत ही एक फ़ेमस लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये पूरी दुनिया एक स्टेज है। अब वो सच में स्टेज थोड़ी है। सच में पूरी दुनिया किसी स्टेज पे थोड़ी है, सच में हम लोग स्टेज पे थोड़ी खड़े हैं। उनका कुछ बताने का उसके पीछे का दूसरा मीनिंग है ना। ठीक है? अगेन ये जो मेटाफोर का मीनिंग है ना कि वो एक कंपैरिज़न है, इट्स हाँ, इट्स राइट, इट्स एंटायरली करेक्ट। ठीक है? बट अगेन मी बीइंग मी, मुझे कुछ तरीके अपने हिसाब से चाहिए होते हैं कि मैं उसको और ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ, ठीक है? तो मेटाफोर को आइडेंटिफ़ाई करने का एक ये तरीका होगा कि हम लोग उस लाइन को लिटरली उसका मीनिंग नहीं ले सकते। मैं लिटरली नहीं बोल सकता दैट समबडी इज़ ड्राउनिंग इन अ सी ऑफ टीयर्स, या मैं लिटरली नहीं बोल सकता कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ठीक है? तो जब भी मैं लाइन पढ़ूँगा, मुझे ऑब्वियसली दिमाग में आएगा कि भाई ये लाइन का मतलब ये एक्चुअली में ये नहीं है, बट इसके पीछे का कुछ मतलब है, ठीक है? सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग मेटाफोर, ठीक है? तो इसमें हमारे जो टेक्स्ट में जो पोएम्स दिए हुए हैं, जैसे कि फायर एंड आइस हुआ, ठीक है? उसमें है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। अब सच में दुनिया आग से खत्म नहीं होने वाली है, सच में दुनिया आइस से खत्म नहीं होने वाली है। उसमें ऑथर जो सॉरी उसमें जो पोएट है, वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फायर है, जिस भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, पैशन, डिज़ायर, उनकी वजह से खत्म हो सकती है, या फिर आइस जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि हेट्रेड, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारे लिए एक मेटाफोर है, क्योंकि सच में यहाँ पे फायर काम नहीं कर रही, सच में यहाँ पे आइस काम नहीं कर रही। ठीक है? तो जो चीज़ों का मीनिंग हम लोग लिटरली वर्ड बाय वर्ड नहीं ले सकते, उन चीज़ों को हम लोग मेटाफोर बोल सकते हैं। ठीक है? आई होप दैट्स क्लियर। अगेन टाइगर इन द ज़ू में भी मेटाफोर का एग्जांपल दिया हुआ है एक, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ठीक है? कि उसके जो पैड्स हैं वो वेलवेट के बने हैं, सच में उसके पैड्स वेलवेट के नहीं बने हुए हैं, ठीक है? उससे सिर्फ दिखाया जा रहा है कि वो कितने सॉफ्ट है, उसमें साइलेंस कितना ज़्यादा है, बिकॉज़ ही द टाइगर बीइंग हंटर, तो उसको ये सब चीज़ें काम आती हैं, ठीक है? बट व्हाटएवर द मीनिंग ऑफ द पोएम, हम लोग इस लाइन का मीनिंग लिटरली नहीं ले सकते, उसके पैर लिटरली वेलवेट मटेरियल से नहीं बने हुए, ठीक है? सो दैट इज़ अनदर वे। उसके बाद आते हैं हम सिमिली पे, ठीक है? लाइक मेटाफर, सिमिली भी एक कंपैरिजन है, लेकिन सिमिली इज़ वेरी ईज़ी टू आइडेंटिफाई, ठीक है? जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है यूजिंग द वर्ड्स लाइक या फिर एज़ या फिर सच एज़, तो यहाँ पे सीधा-सीधा कंपैरिजन सामने ही दिख जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट मुझे तो किसी और तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है? जैसे कि टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें हम लोग को दिया हुआ था माउथ लाइक अ फायरप्लेस, ठीक है? तो उसमें माउथ को एक फायरप्लेस से कंपेयर किया, तो ये यहाँ पे सीधा-सीधा कंपैरिजन दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमिली, ठीक है? अगेन मेक श्योर कि ये वर्ड्स जो है उसमें लाइक, एज़ या फिर सच एज़, ऐसे वर्ड्स उसमें होने चाहिए जो क्लियरली कंपैरिजन को दिखा रहे हैं। उसके बाद आते हैं पर्सोनिफिकेशन पे, नहीं पर्सोनिफिकेशन का रुको, पर्सोनिफिकेशन के ऊपर आई वांट टू हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दैट, ठीक है? एंड आल्सो ट्रांसफर्ड एपिथेट, बिकॉज़ ये जो दो फिगर्स ऑफ स्पीचेस है ना, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड पर्सोनिफिकेशन, दे आर वेरी इजीली कंफ्यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। उनको मतलब ये क्लियर है कि किसमें पर्सोनिफिकेशन आना चाहिए, एंड आई डोंट नो, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ट्रांसफर्ड एपिथेट तो पता ही नहीं होता क्या है, ठीक है? बट अगेन हम लोग उस पे आएंगे। अनदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन, ठीक है? जिसमें हम लोग किसी भी एक लेटर के साउंड का रिपीटेशन देखते हैं, साउंड का रिपीटेशन देखते हैं, लेटर का रिपीटेशन नहीं देखते हैं, ठीक है? जैसे कि डस्ट ऑफ स्टोन में है हैज़ गिवन माई हार्ट, तो उसमें ह का जो प्रोनाउंसिएशन है, हर का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। या फिर फायर एंड आइस में सम से में एस का में यानी कि स का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है? बहुत जस्ट बिकॉज समझो अगर मैंने ऐसे लिखा है आई, सॉरी क्यों लिखा है मैंने समझो एक सेंटेंस ऐसे लिखा आई कुक्ड चिकन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? आई एम वेजिटेरियन बाय द वे, बट ठीक है, एज फार एज एग्जाम्पल्स गो ये चलेगा। तो आई कुक्ड चिकन अगर मैंने लिखा है, ठीक है, दिस इज नॉट एलिट्रेशन, क्योंकि इसमें स का साउंड आ रहा है, सॉरी इसमें क का साउंड आ रहा है, के का साउंड आ रहा है, और इसमें च का साउंड आ रहा है। तो इवन तो लेटर रिपीट हो रहा है, लेकिन वो साउंड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो उसमें वो एलिट्रेशन नहीं होगा, ठीक है? देन वी हैव रिपीटिशन एंड एनाफोरा, ठीक है? रिपीटिशन एंड एनाफोरा में दोनों में ही कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, पर उनको रिपीट करने का जो तरीका है वो अलग होता है। उसी के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि क्या रिपीटिशन है और क्या एनाफोरा है, ठीक है? एनाफोरा में
हर सेंटेंस के बिगिनिंग में कोई चीज़ रिपीट की जाती है, हर सेंटेंस के बिगिनिंग में कोई चीज़ रिपीट की जाती है, ठीक है? जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, फायर तक, और यहाँ तक सम से लेके आइस तक दूसरा एक सेंटेंस है, ठीक है? तो इस सेंटेंस के बिगिनिंग में भी है सम से, इस सेंटेंस के बिगिनिंग में भी है सम से। सो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा, ठीक है? कि हर सेंटेंस के बिगिनिंग में एक चीज़ रिपीट की जाती है, ठीक है? तो रिपीटिशन सर क्या होता है? रिपीटिशन में एक ही लाइन में कोई वर्ड बार-बार रिपीट होता है। एक ही लाइन को हम लोग देखते हैं, हम लोग डिफरेंट लाइन्स को नहीं देखते। एक ही लाइन में कोई चीज़ बार-बार रिपीट होती है तो वो क्या होता है? रिपीटिशन, ठीक है? ऑल्सो इट्स रिपीटिशन, रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। प्लीज़ उस बात पे ध्यान देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिपीट वर्ड जब लिखते हैं ना, तो रिपीट वर्ड में ए आता है, तो जल्दी-जल्दी में हम लोग रिपीटेशन में भी यहाँ पे ए लगा देते हैं, तो आपको शायद वो रॉन्ग मिले, पता नहीं कितना स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है वहाँ पे। तो ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग है रिपीटिशन, ठीक है? आई नो यू गाइस आर नॉट दैट डम, मेरे को पता है कि आप लोग इतने भी डम नहीं हो, बट इट्स जस्ट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट सम थिंग्स जो हम लोग एग्जाम में शायद मिस कर सकते हैं, या ऐसी कोई चीज़ें जो अनइंटेंशनली हम लोग करने बैठे हैं, उसकी वजह से फालतू हमारे मार्क्स हैं, तो वो मुझे भी बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा, ठीक है? और एनाफोरा का एग्जाम्पल हम लोग अमेंडा में भी देख सकते हैं, जहाँ पे ये डोंट वर्ड हर लाइन के बिगिनिंग में रिपीट किया गया है, ठीक है? उसके बाद है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म इज सिंपली कि कोई चीज़ किसी का सिंबल बन के आई है, ठीक है? जैसे कि फायर है, उसमें वो बर्निंग डिज़ायर या पैशन, अग्रेशन, इन चीज़ों का सिंबल है। आइस जो हेट्रेड के लिए सिंबल है। टाइगर इन द ज़ू में बिहाइंड द बार्स, ये जो बिहाइंड द बार्स ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये एक प्रिजन का सिंबल दिखाता है, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी क्लियर टू आइडेंटिफाई, तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद है इमेजरी, ठीक है? ये हम लोग 2 मिनट डिस्कस कर सकते हैं इस पर। इमेजरी में क्या होता है ना, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर इमेजरी हम लोग को आइडेंटिफाई करनी आती है और इमेजरी हम लोग को समझ में नहीं आता क्या है, ठीक है? अब आप इमेजिन करो कि एक पर्सन है जिसको दिखाई नहीं देता है, एक अंधा है जिसके सामने हमने एक पेंटिंग उठा के रख दिया, ठीक है? अब हमने एक अंधे के सामने पेंटिंग क्यों रखा है, इसके ऊपर हम लोग एग्जाम के बाद बैठ के आराम से एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे क्यों हम लोग अंधे के आगे पेंटिंग रख रहे हैं, ठीक है? बट इमेजिन दिस फॉर नाउ कि हमने एक अंधे के आगे एक पेंटिंग रखा है, ठीक है? एंड हमारा काम है उस पेंटिंग को वर्ड्स के थ्रू उस अंधे को दिखाना, वर्ड्स के थ्रू उसको दिखाना कि पेंटिंग में चल क्या रहा है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेंटिंग है जिसमें माउंटेन्स हैं, सन है, एक घर बना हुआ है, उसमें नदी है दिख रही है। तो जब मैं समझो लेट्स से कि मैं वो अंधा जो है मैं उसको समझा रहा हूँ कि इसमें ना, कि ये इमेज में ना क्या हो रहा है, इसमें सनसेट हो रहा है। इस इमेज में मुझे दिख रहा है कि जो फॉरेस्ट है ना बहुत ही ग्रीन कलर की है, ट्रीज पूरे ग्रीन कलर के हैं। इसमें मुझे एक बहती हुई नदी दिखाई दे रही है, इसमें मुझे कुछ कुत्ते दिखाई दे रहे हैं जो कचरे वाले को काट रहे हैं। तो ये जो भी लाइंस मैं यूज कर रहा हूँ ना, उसको इमेज डिस्क्राइब करने के लिए वही लाइंस को मैं इमेजरी बोलूँगा। every line used to describe an image, every line used to paint an image, जिससे आपको वो चीज़ विजुअलाइज करने में या जिससे आपको वो चीज़ इमेजिन करने में हेल्प होती है, उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इमेजरी, उन लाइंस को हम लोग बोलते हैं इमेजरी, ठीक है? तो जैसे कि टाइगर इन द ज़ू में दिखाया गया है, ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स, तो हमें दिख रहा है क्लियरली वो क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, ठीक है? अपने विविड स्ट्राइप्स में। तो उसके जो विविड स्ट्राइप्स हैं उसमें उसका चलना वो हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे एक टाइगर है, प्रिजन में बंद है और उसके ऊपर विविड स्ट्राइप्स हैं, बहुत ही क्लियर स्ट्राइप्स हैं, और वो स्ट्राइप के साथ लेके वो चल रहा है, ठीक है? स्ट्राइप्स को लेके नहीं चल रहा है, स्ट्राइप्स उसके ऊपर है। आई डोंट नो समटाइम्स, नेवर माइंड, ठीक है? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ठीक है? ये पूरा लाइन ही एक इमेजरी का एग्जांपल है, ठीक है? या फिर अमेंडा में हम लोग एग्जांपल देखें तो उसमें हमने दिखाया गया है, बताया नहीं गया है, दिखाया गया है कि एक मरमेड है, वो ब्लिसफुली बहुत ही पीसफुली ड्रिफ्ट कर रही है नदी में, ठीक है? तो हम लोग ये विजुअलाइज कर पाते हैं कि एक मरमेड है, एक नदी है, वो मरमेड उसमें नदी में ड्रिफ्ट कर रही है। या फिर द लैंग्वेड एमराल्ड सी, कि सी को कैसे डिस्क्राइब किया है कि वो लैंग्वेड है, बहुत ही काम है, ट्रांसपेरेंट है, वो एमराल्ड कलर की है। इन सारी बातों से हम लोग उस सी को विजुअलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं अपने दिमाग में कि वो सी कैसी होगी। सो दीज आर एग्जाम्पल्स, दीज आर परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी, ठीक है? आई होप उतना क्लियर है। ओके, दैट्स, आई थिंक वी आर डन विद मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीचेस। अगेन आई हैवंट, मैंने यहाँ पे सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो भी आपके टेक्स्ट में है सब बताने की कोशिश नहीं की। आई नो वी हैव लिमिटेड टाइम, यू हैव लिमिटेड टाइम, आई हैव लिमिटेड टाइम, तो जितने एटलीस्ट कॉमनली यूज्ड हैं जो क्लियरली सामने सामने दिख जाते हैं उसकी बात की है, ठीक है? बट देयर आर टू दैट आई वांट टू हैव अ सेपरेट डिस्कशन अबाउट, पर्सोनिफिकेशन एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है? पहले तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब समझ लो क्या होता है, ठीक है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करना, मतलब किसी चीज़ को ऐसे दिखाना कि जैसे वो एक इंसान है, ठीक है? तो सर ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? वही चीज़ होती है, एग्जैक्ट सेम चीज़ होती है, ठीक है? लेकिन पर्सोनिफिकेशन में और ट्रांसफर्ड एपिथेट में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है? वो क्या? उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि एपिथेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है।
एपिथेट एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो हम लोग ह्यूमंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एपिथेट एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है, समझा। जैसे कि लोनली, जैसे कि आउटरेजियस, ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। एपिथेट्स हैं जो हम लोग सिर्फ ह्यूमंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हैप्पी, सैड, डिप्रेस्ड, ये सारे, ठीक है, ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन में कभी भी हम लोग क्वालिटीज की बात नहीं करते। पर सर हमें तो स्कूल में बचपन से लिखाया गया था कि ये एक ह्यूमन क्वालिटी है। वो ह्यूमन क्वालिटी है, बट वो क्वालिटी को दिखाने का तरीका जो है वो पर्सोनिफिकेशन में अलग होता है और ट्रांसफर्ड एपिथेट में वही तरीका अलग बन जाता है, ठीक है। उसका जो सबसे बताऊँ मेन डिफरेंस क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन में हम लोग एक वर्ब की बात करते हैं, किसी एक्शन की बात करते हैं, एक ऐसा एक्शन जो सिर्फ एक ह्यूमन ही कर पाएगा, ठीक है। और ट्रांसफर्ड एपिथेट में हम लोग एक ऐसा एडजेक्टिव दिखाते हैं, ऐसी एक क्वालिटी दिखाते हैं जो सिर्फ एक ह्यूमन पे अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ जिससे ये बात बहुत ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल है मेरा, सॉरी मैं यहाँ से द से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। द डांसिंग, नेवर माइंड, इससे लिखता हूँ द डांसिंग विंड, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ लोनली रूम, ठीक है। अब देखो ये जो पहला एग्जांपल है ना, ये पर्सोनिफिकेशन का है, ये दूसरा एग्जांपल है, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का है। कैसे पता चला? यहाँ पे विंड क्या कर रही है? यहाँ पे विंड एक एक्शन परफॉर्म कर रही है, एक ऐसा एक्शन जो ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये डांसिंग मेरा वर्ब है, ठीक है। लेकिन इसमें ये रूम को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया है? मैं रूम के बारे में एक ऐसा एडजेक्टिव यूज किया है जो सिर्फ मैं ह्यूमंस पे अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे रूम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। ये क्वालिटी है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एक ऐसा एडजेक्टिव जो सिर्फ ह्यूमंस के लिए अप्लाई होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिथेट। तो इसमें ये मेरा लोनली जो क्या है वो एपिथेट है, ठीक है। आई होप इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट और पर्सोनिफिकेशन का जो डिफरेंस है वो थोड़ा आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन में हमने दिया है इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे जो फॉग है, यहाँ पे जो फॉग है वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक ऐसा एक्शन जो ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। या फिर बॉल पोम में हमने बोला है द बॉल मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, ठीक है। तो मेरीली बाउंस क्या कौन करता है? मेरीली बाउंस ह्यूमन करते हैं। अगेन ये एक एक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ट्रांसफर्ड एपिथेट में देखूं तो मैंने यहाँ पे स्ट्राइप्स को यूज़ करने के लिए क्या ये वहाँ पे विविड यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे या फिर रेज को डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया है? मैंने क्वाइट वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। बोथ एग्जाम्पल्स दैट यू कैन यूज टू डिस्क्राइब ह्यूमंस, ठीक है। समझा इतना? आई थिंक दैट्स इट, वर्ड डन विद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीचेस, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है, आपने इतना समझा, ठीक है। देयर इज वन मोर थिंग आई वांटेड टू से, आई फॉरगॉट मुझे क्या बोलना था। हाँ याद आ गया। आउट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स जो एवरीडे आ रहे हैं उसमें से दो ऐसे कमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं 3 दिन से सोच रहा हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू गिव अ स्पेशल थैंक यू टू दोज स्टूडेंट्स। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको एक राइटिंग टेक्निक बताई थी जिसको मैंने यूफेमिज्म बताया था, जिसमें हम लोग किसी भी हार्श चीज़ को पोलाइट वे में दिखाते हैं। तो मेरा एक उसमें एक स्टूडेंट था जिन्होंने लिखा था कि सर मेरे को यूफेमिज्म तो नहीं, उन्होंने यूफेमिज्म भी नहीं लिखा था, उसे लिखा था यूएफओ मरिज्म। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि यूएफओ मरिज्म क्या है, बट यू आर द रियल यूएफओ मरिज्म। आई डोंट नो उस कमेंट का मीनिंग क्या था, बट आई फाउंड इट रियली फनी, एंड मैं 3 दिन से उस बात पे हंस रहा हूँ। आई डोंट नो, जब भी मैं उस कमेंट के बारे में सोचता हूँ एक हंसी निकल जाती है। यूएफओ मरिज्म पता नहीं सर क्या है, यू द रियल यूएफओ मरिज्म, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर स्टूडेंट जिसके बारे में मैं 3 दिन से हंस रहा हूँ, एंड जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने कल डॉक्टर का एक अपॉइंटमेंट सेट किया है, बिकॉज दे थिंक कि मैं रैंडमली ऐसे ही बैठ बैठ के हंस रहा हूँ। तो दे आर बिट कंसर्न कि क्या चल रहा है, एंड दे थिंक बोर्ड्स का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। तो मुझे बार बार आके बोल रहे हैं बेटा टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, आप ऐसे बिना बात के हंसे जा रहे हो, हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं। अगर डॉक्टर से पॉसिबल नहीं हुआ तो हम लोग किसी महाराज के पास आपको लेके चलेंगे, बिकॉज लग नहीं रहा कि डॉक्टर आपका कुछ भी कर पाएगा, तो भगवान के भरोसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बट द कमेंट वाज, एक स्टूडेंट था, जब हम लोग मैथ्स का डिस्कशन कर रहे थे तो एक स्टूडेंट था, उसने लिखा था कि सर मैंने कि सर मैंने मेरे एग्ज़ाम में लास्ट के 10 मिनट पढ़े थे, तो मैंने टीचर से आई एम सॉरी, तो बोल रहा था कि लास्ट के एग्ज़ाम के 10 मिनट पढ़े थे, तो मैंने टीचर से सप्लीमेंट मांगा, और वो टीचर आई एंड उसने मेरा पेपर ही ले लिया। तो आई आई फील वेरी सॉरी फॉर योर सिचुएशन। आई ऑनेस्टली फील सॉरी फॉर योर सिचुएशन। मैं आपकी बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। आई नो आपको वो ट्रॉमेटाइजिंग लगा होगा एंड आपके ऊपर क्या बीती होगी वो टाइम पे, बट जिस हिसाब से आपने वो कमेंट लिखा था, देयर वाज जस्ट समथिंग फनी अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम लोग कुछ करने जाते हैं एंड
कांड हो जाता है कि सर जिस हिसाब से बेसिकली कमेंट फ्रेम किया होता है ना, सर मैं सप्लीमेंट मांगा मेरा पेपर ले लिया, जस्ट आई फाउंड इट टू बी फनी इन अ वेरी सैड वे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दैट कमेंट, आई रियली अप्रिशिएट इट, इट जस्ट मेड माय डे। 3 दिन से हंस रहा हूँ इस बात पे। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।